नमस्कार साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं 10वीं कक्षा के भूगोल विषय का अध्याय नंबर 2, जो कि है वन एवं वन्य जीव संसाधन। और आज की क्लास में इसका पहला भाग हम समझने वाले हैं। इस पूरे अध्याय में हमें क्या क्या चीजें समझनी है। सबसे पहले हमें समझना है कि ये जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता का मानवों के लिए क्या महत्व है, भारत जैव विविधता में कितना समृद्ध है और सरकार ने जैव विविधता यानी कि वन एवं वन्य जीवों को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। फिर हमें समझना है कि भारत में अलग अलग प्रकार के वन कौन कौन से हैं और समुदाय इन वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए किस प्रकार के प्रयास कर रहा है। तो आज के भाग में जो भी हम चीजें समझेंगे उसमें अपनी कॉम्पिटेंसी जो विकसित होगी वो है जैव विविधता का महत्व। हम जैव विविधता का महत्व समझ पाएंगे, पर्टिकुलरली हम मानवों के लिए। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं जैव विविधता होती क्या है। जैव विविधता के नाम से ही आप समझ पाओगे कि जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता, जैव मतलब जैविक चीजें और विविधता मतलब उनमें कितना अलग अलगपन है। यानी कि किसी भी क्षेत्र में पेड़ पौधे कितने अलग अलग प्रकार के हैं और जीव जंतु कितने अलग अलग प्रकार के हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक गांव है जिसका नाम है श्यामपुर। श्यामपुर में मान लीजिए कि सिर्फ बिल्लियां और कुत्ते ही हैं, जबकि एक दूसरा गांव है रामपुर जिसमें बिल्ली भी है, कुत्ते भी है, गाय भी है, भैंस भी है, बकरियां भी है। तो जैव विविधता किस गांव की ज्यादा हो जाएगी? दूसरे गांव की, यानी कि रामपुर की। तो जैव विविधता का मतलब क्या होता है? अगर किसी जगह पर पेड़ पौधे अलग अलग प्रकार के ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, जीव जंतु अलग अलग प्रकार के ज्यादा मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं जैव विविधता के मामले में वो समृद्ध है। तो जैव विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे। जो जैव विविधता है उसमें जो भी घटक होते हैं वो मात्रा और कार्य में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो एक जटिल तंत्र द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधे क्या करते हैं भाई? भोजन का उत्पादन करते हैं। फसलें क्या करती हैं? भोजन देती है हमें। जो शाकाहारी पशु होते हैं वो इस भोजन को खाते हैं। मांसाहारी पशु इन शाकाहारी पशुओं को खाते हैं। जब मांसाहारी और शाकाहारी पशु सभी की मृत्यु हो जाती है तो छोटे छोटे जीवाणु इनका अपघटन करते हैं और वापस इन्हीं पोषक तत्वों को जमीन में मिला देते हैं। वापस जमीन से ही पेड़ पौधे उगते हैं और इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। तो जैव विविधता में जो भी घटक है उनकी कार्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये एक जटिल तंत्र द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता मतलब सभी जीवित चीजों की विविधता और उनकी परस्पर क्रिया। जो भी जीवित चीजें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जीव जंतु हो, वो कितने अलग अलग प्रकार के हैं, उनमें कितनी विविधता है और वो आपस में किस प्रकार क्रिया करते हैं, उसे बोला जाता है जैव विविधता। हमने समझा कि जैव विविधता में जो भी घटक होते हैं वो आकार और कार्य में अलग अलग हो सकते हैं। उन सब का आकार और कार्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये अंतर्निर्भरताओं के एक जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई होती है। ये जितने भी घटक होते हैं जैव विविधता के, वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अंतर्निर्भर होते हैं और इस प्रकार एक जटिल जाल बन जाता है। बात करते हैं अपने पृथ्वी की, जिस पर हम रहते हैं, अपने धरती की। तो ये जो हमारा आवास है पृथ्वी, यहां पर अपार जैव विविधता मिलती है। अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं। एशिया में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। ऐसे ही यूरोप में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यहां पर अलग अलग प्रकार की जैव विविधता हमें देखने को मिलती है। तो यानी कि पृथ्वी जैव विविधता में बहुत ही समृद्ध है। यहां पर
छोटे से छोटे पौधे से लेकर बड़े से बड़े वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। ऐसी काई से लेकर हमें बड़े बड़े वट वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। साथ ही छोटे छोटे बैक्टीरिया, जीवाणु, कीटाणु से लेकर हमें बड़े बड़े जानवर जैसे कि हाथी है, ब्लू व्हेल है, सभी प्रकार के जानवर अपनी पृथ्वी पर स्थित है। बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की कि ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। किसी भी क्षेत्र में जो जैविक घटक है और जो अजैविक घटक है वो और उनके बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया को बोला जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। ये जैविक घटक क्या होते हैं? जिनमें जीव होता है, जो सजीव होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु। और ये अजैविक घटक क्या होते हैं? जिनमें जीव नहीं होता है, जो निर्जीव होते हैं, जैसे कि सूर्य का तापमान हो गया, मिट्टी हो गई, आर्द्रता हो गई, वायु दाब हो गया। ये सब क्या है? अजैविक घटक है। तो किसी भी क्षेत्र में जो जैविक और अजैविक घटक है उनके बीच की पारस्परिक क्रिया से जो तंत्र बनता है उसे बोला जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। और यह भी एक जटिल तंत्र के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक जटिल तंत्र है। इसमें मानव, दूसरे जीवधारी और निर्जीव भी शामिल होते हैं। मानव तो सिर्फ एक इसका हिस्सा है। मानव इस पारिस्थितिकी तंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है और यह पारिस्थितिकी तंत्र मानव को बहुत सारी चीजें उपलब्ध करवाता है और मानव अपने अस्तित्व के लिए इसके अलग अलग तत्वों पर निर्भर करता है। जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र में पेड़ पौधे मिलते हैं तो पेड़ पौधों से ही हमें भोजन मिलता है। पारिस्थितिकी तंत्र के जो अजैविक घटक है जैसे कि सूर्य का तापमान हो गया, मिट्टी हो गई, आर्द्रता हो गई, वायुदाब हो गया, ये सब हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के एक इंपॉर्टेंट घटक की, वो है वन, जंगल, फॉरेस्ट। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र में एक इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? ये एक प्राथमिक उत्पादक के तौर पर काम करता है। मतलब भोजन का जो क्रम होता है वो शुरू ही इन वनों से, पेड़ पौधों से होता है। सबसे पहले भूमि से, मिट्टी से ये पेड़ पौधे, वन उगते हैं। इन्हीं को शाकाहारी पशु खाते हैं, शाकाहारी पशुओं को ही मांसाहारी पशु खाते हैं। और मांसाहारी और शाकाहारी पशु की जब मृत्यु हो जाती है तो इनका अपघटन किया जाता है छोटे छोटे बैक्टीरिया, जीवाणु, कीटाणु द्वारा। और ये अपघटन द्वारा जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो वापस मिट्टी में मिलते हैं और मिट्टी से वापस पेड़ पौधे उगते हैं। तो ये क्रम शुरू कहां से होता है? पेड़ पौधों से शुरू होता है, वनों से शुरू होता है। इसीलिए इन्हें बोला जाता है प्राथमिक उत्पादक। और बाकी सारे जीव इसी प्राथमिक उत्पादक यानी कि वन पर निर्भर करते हैं। जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है और छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीवी है वो मानव के उपयोग में आने वाली सारी चीजों का बार बार सर्जन करते रहते हैं। जैसे कि हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, जैसे कि पानी जिसको हम पीते हैं, जैसे कि मिट्टी जिसमें हम अनाज पैदा करते हैं और अपने भोजन की आवश्यकता पूर्ति करते हैं। तो ये जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीवी जो है वो इन इंपॉर्टेंट, इन अनिवार्य चीजों का दोबारा सर्जन करते रहते हैं और इनके बिना तो हम जीवित रह ही नहीं सकते हैं। तो यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीवी मानव के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। जैव विविधता हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात करते हैं अपने प्यारे देश भारत की कि भारत में किस किस प्रकार की वनस्पति जात और प्राणी जात मिलती है और हम जैव विविधता में कितने समृद्ध हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि वनस्पति जात क्या होता है। वनस्पति जात का मतलब पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे मिलते हैं, सभी पेड़ पौधों का एक समूह जब हम बनाएंगे उसे बोला जाता है वनस्पति जात। और पृथ्वी पर जितने भी पशु पक्षी मिलते हैं उन सभी का एक ग्रुप बना लो, उसे बोला जाता है प्राणी जात। तो वनस्पति जात सभी वनस्पतियां, सभी पेड़ पौधे, और प्राणी जात सभी पशु पक्षियों का समूह। और इन दोनों को ही मिलाकर हम बोलते हैं जैव विविधता। बात करते हैं अपने प्यारे देश भारत की, तो भारत इस जैव विविधता यानी कि वनस्पति जात और प्राणी जात में बहुत समृद्ध है। मतलब भारत में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु बड़ी मात्रा में मिलते हैं। पूरे विश्व में जितनी भी जातियां मिलती है जैव विविधता में, उसका 8% अकेले भारत में मिल जाएगा।
तो भारत जैव विविधता के मामले में बहुत समृद्ध देश है। पूरे विश्व में जितनी भी जैव उपजातियां मिलती है उसका 8% अकेले अपने प्यारे देश भारत में मिल जाएगा। ये जैव विविधता जो है वो मानव के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि इसी जैव विविधता से हमें भोजन मिलता है, इसी जैव विविधता से हमें अलग अलग प्रकार के कपड़ों के लिए कच्चा माल मिलता है, अलग अलग चीजों को बनाने के लिए कच्चा माल हमें इसी जैव विविधता पेड़ पौधों से मिलता है। दवाइयां का जो कच्चा माल है, जो औषधि है, वो भी हमें इसी जैव विविधता से देखने को मिलता है। और साथ ही पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए इस जैव विविधता का बहुत महत्व है। तो मानव के अस्तित्व के लिए जैव विविधता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जनसंख्या की बढ़ती गति के कारण जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है और आज की तारीख में तो जनसंख्या बहुत बड़ी हो चली है। साथ ही प्रति व्यक्ति की जरूरत भी बहुत ज्यादा हो चली है और आधुनिक जीवन शैली की वजह से, लापरवाही की वजह से, लालच की वजह से इस जैव विविधता पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इस जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, जैव विविधता खत्म होती जा रही है। तो इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ता ही जा रहा है और इसके कारण जैव विविधता में ह्रास हो रहा है। वनों और वन्य जीवन में तेज गति से कमी आती जा रही है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? एक तो बढ़ती जनसंख्या और उससे भी महत्वपूर्ण है पर्यावरण और जैव विविधता के प्रति हमारी असंवेदना। हमें पर्यावरण से, जैव विविधता से ऐसा लग रहा है जैसे कोई मतलब ही नहीं रह गया है। पर्यावरण के प्रति अपनी कोई संवेदना ही नहीं है, जबकि पर्यावरण, जैव विविधता मानव के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। तो इसीलिए इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक हो गया है। मानव के खुद के अस्तित्व के लिए जैव विविधता, पर्यावरण बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पर्यावरण, जैव विविधता रहेगी ही नहीं तो मानव का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमें पर्यावरण और जैव विविधता का संरक्षण करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो इसीलिए सरकार ने वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। इस कहानी को समझते हैं कि भारत में ये कहानी कहां से शुरू होती है वन और वन्य जीवों के इस संरक्षण की। तो हमने देखा कि संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जैव विविधता बनी रहती है, हमारे जीवन साध्य संसाधन बने रहते हैं। जीवन साध्य संसाधन मतलब वो संसाधन जिनसे अपना जीवन चलता है, जिससे अपना जीवन सधता है, जैसे कि पानी है, हवा है, मिट्टी है। और अगर वन और वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे तो अलग अलग जो जातियां हैं, अलग अलग जो जीव जातियां हैं, उनमें बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता भी संरक्षित रहती है। तो अगर पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में हमें अच्छी प्रजातियां चाहिए, स्वस्थ प्रजातियां चाहिए, तो इनका जीन्स भी संरक्षित रहना चाहिए, इनमें भी विविधता बरकरार रहनी चाहिए। तो हमें इसीलिए वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना अनिवार्य हो चला है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें हम कृषि की, खेती की, तो कृषि आज भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर ज्यादा है, क्योंकि हमने पुराने समय में इनके जीन्स को संरक्षित किया है, इनकी विविधता को बचाए रखा है। ऐसे ही जीव जंतु का एक उदाहरण देखते हैं, मछली पालन। तो मछली पालन अच्छे से तभी हो पाएगा, अधिक मात्रा में और अधिक गुणवत्ता में तभी मछली पालन हो पाएगा जब हम जलीय जैव विविधता को अच्छे से रख रखाव करेंगे। अगर हम जलीय जैव विविधता, जल के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग जीव जंतु और अलग अलग पौधों को बचा के रखेंगे, उनका रख रखाव करेंगे, तभी हम अच्छे से मछली पालन भी कर पाएंगे। तो इसीलिए पर्यावरण और जैव विविधता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में इस वन और वन्य जीव संरक्षण की बात शुरुआत होती है 1960 और 1970 के दशक के दौरान। पहले से ये बातें चल रही थी, लेकिन इस दौरान 1960 और 1970 के दौरान इसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ती है। तो पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की सरकार से। जो पर्यावरण के प्रति, वन्य जीवों के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक है, बहुत ज्यादा संवेदनशील है, उन्होंने सरकार से मांग की कि आप वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए कोई कार्यक्रम चलाओ, कोई स्कीम लेके आओ। तो 1972 में भारत सरकार ने वन्य जीवों को बचाने के लिए एक कानून बनाया, एक अधिनियम बनाया, जिसका नाम है भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण की
पुरजोर मांग के कारण भारत सरकार को एक कानून बनाना पड़ा वन्य जीवों की रक्षा के लिए। उस कानून का नाम भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम। कब आया ये? 1972 में। तो इसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के बहुत सारे प्रावधान हैं। इस कानून में वन्य जीवों को बचाने के लिए उनके आवास की रक्षा के बहुत सारे प्रावधान हैं। अगर वन्य जीवों का आवास सुरक्षित रहेगा, बाहरी लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो उसमें वन्य जीवन आराम से रह सकता है, विकास कर सकता है, उनका संरक्षण हो सकता है। इसके अंतर्गत पूरे भारत में एक रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कानून के अंतर्गत एक लिस्ट बनाई गई, एक सूची बनाई गई, जिसमें सभी रक्षित जातियों का नाम लिखा गया कि इन जीव जंतुओं को हाथ लगाना भी कानूनी अपराध है। इन जातियों को, इन वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार ने इस कानून के अंतर्गत कड़े कड़े प्रावधान किए, जैसे कि शिकार पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। शिकार करता पाया गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा होगी, ऐसे प्रावधान डाले गए। इसके अलावा वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण भी दिया गया। वन्य जीव जहां पर बड़ी मात्रा में रहते हैं, उनको एक तरीके से कानूनी रक्षण दिया गया, यानी कि कोई बाहरी व्यक्ति बिना परमिशन के इन आवासों के अंतर एंटर नहीं कर सकता है, प्रवेश नहीं कर सकता है। इसके अलावा जंगली जीवों के अवैध व्यापार पर भी रोक लगाई गई। तो ऐसे कुछ कड़े प्रावधान द्वारा इस कानून के अंतर्गत वन्य जीवों को बचाने की कोशिश की गई। बाद में 1980 और 1986 में इसमें कुछ और चीजें जोड़ी गई, जैसे कि कई प्रजातियों को संरक्षित जातियों में शामिल किया गया उस सूची में, उस लिस्ट में, और दूसरी जातियों को भी डाला गया। जैसे कि अलग अलग सैकड़ों तितलियों को इसमें डाला गया, पतंगों, भृगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में डाला गया। तो बहुत सारे छोटे से लेकर बड़े से बड़े जीवों के संरक्षण के लिए इस कानून के अंतर्गत प्रावधान थे। अच्छा, 1991 1991 में तो कुछ पौधों को भी इस संरक्षित सूची में रखा गया। तो 1991 में पहली बार इस लिस्ट में, इस सूची में पौधों की 6 जातियां भी शामिल की गई। तो यानी कि इस वन्य जीव रक्षण अधिनियम के अंतर्गत सिर्फ जीव जंतु नहीं है, कुछ पेड़ पौधे भी हैं। बात करते हैं किस प्रकार के संरक्षित क्षेत्र इस कानून के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए। हमने नाम सुना होगा राष्ट्रीय उद्यानों का, नेशनल पार्क का। हमने नाम सुना होगा वन्य जीव पशु विहार का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का। जैसे कि आपने नाम सुना होगा उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। तो ये एक ऐसे संरक्षित क्षेत्र है जो कि पूरे जीव जंतुओं के समूह या किसी एक जीव की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, मुख्य रूप से सरकार के द्वारा। तो इसमें आम आदमी के प्रवेश पर रोक होती है। प्रवेश लेना हो तो हमें परमिशन, आज्ञा की जरूरत पड़ती है। और इनका रक्षण करने के लिए, इस क्षेत्र का, इस वन का, इसके वन्य जीवों का रक्षण करने के लिए बहुत सारे अधिकारी भी यहां पर तैनात होते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष वन प्राणियों के लिए कुछ परियोजनाएं भी लाई गई, कुछ प्रोजेक्ट भी लाए गए। जैसे कि भारत के राष्ट्रीय पशु जो कि है बाघ, बाघ को बचाने के लिए भी बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया और उसके अंतर्गत अलग अलग बाघ रिजर्व की स्थापना भी की गई। प्रोजेक्ट टाइगर, बाघ परियोजना क्या है, इसको हम आने वाली स्लाइड में अच्छे से समझने वाले हैं। इसके अलावा एक सींग वाले गैंडे के लिए भी परियोजना लाई गई। ये भी एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। इसके अलावा कश्मीरी हिरण, जिसे हम हंगुल भी कहते हैं, इसके लिए भी परियोजना लाई गई। इसके संरक्षण के लिए भी अलग अलग मगरमच्छ, जैसे कि स्वच्छ जल का मगरमच्छ, लवणीय जल का मगरमच्छ, घड़ियाल, इनको बचाने के लिए भी कुछ संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई। एशियाई शेर, इसको बचाने के लिए भी, जो सिर्फ भारत में मुख्य रूप से गुजरात में मिलता है, उनको बचाने के लिए भी अलग अलग परियोजना लाई गई। तो सरकार ने गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करने के लिए अलग अलग परियोजनाओं की घोषणा की, जो कि सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ रही है। जैसे कि बाघ के लिए बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। एक सींग वाले गेंडे के लिए भी, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए भी परियोजनाएं लाई गई। कश्मीरी हिरण, हंगुल के लिए परियोजना लाई गई। मगरमच्छ,
चाहे स्वच्छ जल हो, चाहे लवणीय जल हो, चाहे घड़ियाल हो, इनके बचाने के लिए भी कुछ संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। एशियाई शेर इत्यादि जानवरों को बचाने के लिए संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए, इनको कानूनी रूप से रक्षा दी गई। इसके अलावा और कुछ भी जीव जंतु है जिनको संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कानूनी रक्षण दिया गया, जैसे कि भारतीय हाथी को बचाने के लिए भी हाथी परियोजना लाई गई 1992 में। इसके अलावा चिंकारा काला हिरण को बचाने के लिए, भारतीय गोडावन को बचाने के लिए भी परियोजनाएं लाई गई, कानूनी रक्षण दिया गया। हिम तेंदुआ, हिम तेंदुओं को भी, जो कि मुख्य रूप से बर्फीले क्षेत्रों में भारत के उत्तरी राज्यों में रहता है, इनको संरक्षित करने के लिए भी हमने आंशिक या पूर्ण रूप से कुछ कानूनी रक्षण दिया है, कुछ क्षेत्र इनके लिए स्थापित किए हैं। ये जितनी भी परियोजनाएं हैं, सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जितनी भी परियोजनाएं लाई है, इनका ध्यान पूरी जैव विविधता पर है, न कि इसके सिर्फ एक घटक पर। ये जितनी भी परियोजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं संरक्षण के लिए, इसका ध्यान जो है वो पूरे जैव विविधता पर है। मतलब हम एक जीव जंतु को बचाकर पूरे जैव विविधता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि इसके कुछ हिस्सों पर। यह चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक परियोजना जो कि भारत के राष्ट्रीय पशु का संरक्षण करने के लिए बनाई गई है, उसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वो है बाघ परियोजना, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। तो हम जानते हैं कि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है और ये वन्य जीवों में सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति में से एक है। इसको बचाकर हम पूरे वन्य जीव जाति को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो वन्य जीव संरचना में एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है, इसको बचाकर हम दूसरे जीव जंतुओं को ऑटोमेटिक रूप से बचाते हैं। बात करते हैं बाघों की संख्या की, तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में, 20वीं शताब्दी मतलब 1900 से लेकर 2000 का ये 100 साल का समय, इसके आरंभ में बाघों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लगभग 55,000 से भी ज्यादा। लेकिन अलग अलग कारणों की वजह से, मुख्य रूप से मानवीय कारणों की वजह से 1973 आते आते बाघों की संख्या घटकर 55,000 से 1827 ही रह गई है। कहां 55,000 बाघ थे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, और कहां ये 1973 में आते आते 1827 रह गए। तो वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से बाघों की संख्या इतनी तेजी से और इतनी ज्यादा गिरती है? एक एक करके समझते हैं बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। पहला इंपॉर्टेंट कारण है बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना। तो कुछ लोग शौक के लिए बाघों को मारते हैं, उनकी खाल से अलग अलग चीजें बनाते हैं। इसके अलावा बाघों की हड्डियों का भी कुछ औषधियों में प्रयोग होता है। इसके लिए भी लोग चोरी छुपे अवैध रूप से इनका शिकार करते हैं, इनको मारते हैं और इनका व्यापार करते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है बाघों की घटती संख्या का। दूसरा कारण है इनके आवासीय स्थलों का सिकुड़ना। बाघ जंगलों में रहते हैं और जंगल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। क्यों? मुख्य रूप से आर्थिक विकास के नाम पर। हमें सड़कें बनानी है, हमें बिल्डिंग बनानी है, हमें उद्योग लगाने हैं, हमें बांध बनाने हैं। तो मानव की इस आर्थिक विकास के नाम पर बाघों के आवास यानी कि जंगल कम हो रहे हैं, और जंगल कम हो रहे हैं तो फिर धीरे धीरे बाघों का विकास भी कम होता है और इनकी संख्या भी घटती चली जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है भोजन के लिए आवश्यक जंगली जातियों की संख्या कम होना। अगर जंगल कम होंगे, वन कम हो जाएंगे, उनका क्षेत्रफल कम हो जाएगा, तो उनमें रहने वाले जो जीव जंतु है, बाघों के साथ साथ बाकी जीव जंतुओं की संख्या भी कम हो जाएगी। और बाघ एक मांसाहारी पशु है, इसको खाने के लिए दूसरे जानवर चाहिए, और दूसरे जानवर मानवीय क्रियाओं की वजह से कम हो रहे हैं। यानी कि बाघ को भोजन पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, और बाघ को भोजन नहीं मिल रहा है तो फिर धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जाती है। नेक्स्ट कारण है जनसंख्या में वृद्धि, जो कि एक तरीके से सबसे बड़ा कारण है। लोगों की बढ़ती संख्या, उनकी लापरवाही, उनकी बदलती आधुनिक जीवन शैली, इन सब का असर पर्यावरण, वन, जैव विविधता पर हुआ है, और इसका असर बाघों की संख्या पर भी हुआ है। तो बाघों की घटती संख्या के मुख्य रूप से ये 4 कारण हैं।
इसके अलावा प्रमुख रूप से जो एशियाई देश है, एशिया के जो अलग अलग देश है, उसमें तो बाघ प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर आ गई थी। मतलब एक तरीके से एक भी बाघ नहीं मिलना ऐसा हो गया था। इसका कारण था, एक तो बाघ की खाल का बड़े स्तर पर व्यापार मुख्य रूप से एशियाई देशों में, और एक बाघ की हड्डियों का परंपरागत औषधियों में प्रयोग। तो एक तो इसका बाघ की खाल की बहुत ज्यादा मांग होना, मुख्य रूप से लालच की वजह से, बदलती जीवन शैली की वजह से, शौकियाना तौर पर, और बाघ की हड्डियों का परंपरागत औषधियों में प्रयोग बढ़ते जाना, उसकी वजह से बाघों की संख्या एशियाई देशों में एक तरीके से विलुप्त होने के कगार पर, खत्म होने के कगार पर आ गई थी। और उसमें भी भारत और नेपाल जैसे देशों में तो बाघ पर बहुत ज्यादा खतरा मंडराया हुआ था। तो भारत और नेपाल शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के लिए मुख्य निशाने पर है। तो जो लोग बाघों का अवैध तौर पर शिकार करते हैं, इनके हिस्सों की अवैध रूप से चोरी और अवैध रूप से व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों का मैन निशाना ये दो देश, भारत और भारत का पड़ोसी देश, अपना पड़ोसी देश नेपाल। क्यों? क्योंकि इन दो देशों में पूरे विश्व में पाए जाने वाले बाघों का 2/3 हिस्सा मिलता है। लगभग 66% बाघ जो है वो इन दो देशों में मिलते हैं। तो ऐसे गैर कानूनी काम करने वाले लोगों का जो मेन फोकस था वो इन दो देशों पे था, ताकि ज्यादा मात्रा में ये बाघ का शिकार कर सके और उनके हिस्सों का व्यापार कर सके। इसीलिए सरकार को, भारत सरकार को एक परियोजना लानी पड़ी, जो कि एक महत्वपूर्ण जंगली जाति को बचाने के लिए बहुत अनिवार्य थी। इसको बोला गया प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना। कब आती है ये? 1973 में, और ये विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है ये परियोजना। इस परियोजना की वजह से, प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से, बाघ की संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, जो कि बाघों के लिए, अलग अलग वन्य जीवों के लिए और पूरे वन्य के लिए एक अच्छी खबर है। देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख बाघ रिजर्व कौन कौन से हैं। भारत में 50 से भी ज्यादा बाघ रिजर्व है, मतलब ऐसे संरक्षित क्षेत्र जो कि मुख्य रूप से बाघों को संरक्षण करने के लिए बनाए गए हैं। तो एक एक करके कुछ 5-6 बाघ रिजर्वों को हम देख लेते हैं। जैसे कि राजस्थान राज्य में है सरिस्का बाघ रिजर्व, मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़, केरल नीचे दक्षिण में है पेरियार बाघ रिजर्व। इसी प्रकार उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट बाघ रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट बाघ रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। असम में मानस बाघ रिजर्व और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं भारत के इंपॉर्टेंट बाघ रिजर्व के, जहां पर बाघों को बहुत सही तरीके से संरक्षित किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से क्या क्या चीजें समझी, लर्निंग आउटकम रहा अपना, भारत में वन्य जीवों का संरक्षण क्यों जरूरी है, और वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। पहला इंपॉर्टेंट कदम, एक अधिनियम लाना 1972 में। कौन सा अधिनियम? भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम। और दूसरा, अलग अलग जानवरों को बचाने के लिए अलग अलग परियोजना लाना, जिसमें इंपॉर्टेंट रूप से हमने पढ़ा बाघ परियोजना, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर। तो आज की क्लास में जो भी हमने चीजें समझी है उसको एक बार क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक माना जाता है? बोला जा रहा है कि इन चारों में से किसे प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। ऑप्शन अ है वन, ब है जीव जंतु, स है सूर्य और द है मानव। तो प्राथमिक उत्पादक किसे माना जाता है? जो प्राथमिक तौर पर उत्पादन का काम करते हैं। सबसे पहले उत्पादन यहीं से होता है, मतलब वन, पेड़, पौधे। तो वनों को हम प्राथमिक उत्पादक के रूप में देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? वन्य जीवों को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून, जिसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पूछा जा रहा है ये कब लागू किया गया था। अ 1971 में, ब 1972 में, स 1982 में, द 2010 में। तो हमने देखा था ये जो कानून है भारतीय वन्य जीव संरक्षण या भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम, ये 1972 में लागू किया था। ऑप्शन नंबर ब अपना सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारत में बाघों की आबादी के लिए
कौन सा एक खतरा नहीं है? बोला जा रहा है कि बाघों के लिए इन चारों में से कौन सा खतरा नहीं है। यह नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा खतरा है, यह पूछा जा रहा है कौन सा खतरा नहीं है। अ है सिकुड़ता हुआ आवास, ब है बाघ की खाल का व्यापार, स है पारंपरिक दवाओं में उनकी हड्डियों का उपयोग और द है प्रोजेक्ट टाइगर। तो सिकुड़ता हुआ आवास, भाई आवास सिकुड़ रहा है, वन जंगल कम हो रहे हैं, तो बाघ के लिए खतरा है, तो ये तो एक खतरा है। हमें पूछा जा रहा है कौन सा खतरा नहीं है। बाघ की खाल का व्यापार, भाई बाघ की खाल का व्यापार ज्यादा होगा, यानी कि बाघ का शिकार ज्यादा होगा, तो बाघ की संख्या के लिए खतरा है। स पारंपरिक दवाओं में उनकी हड्डियों का उपयोग, यदि पारंपरिक दवाओं में उनकी हड्डियों का उपयोग ज्यादा होगा तो फिर इनका अवैध शिकार भी बढ़ेगा, उनकी संख्या के लिए यह भी एक खतरा है। तो ये तीनों ही खतरा है, तो खतरा कौन सा नहीं है? प्रोजेक्ट टाइगर एक खतरा नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट टाइगर तो टाइगर बाघ को बचाने की एक परियोजना है। यही अपना जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आज जो भी चीजें पढ़ी है उसको एक बार हमने रिवाइज कर लिया है। आपको क्या करना है? आपको रिवीजन करना है, समझते हुए चलना है, पढ़ाई करते रहना है। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।